करना है, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन 6, चलो पेज नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 6। खत्म। तो अगेन एकदम क्लियर कट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है जो डायरेक्टर लोग करना चाहता है। बोलूं, सेल ऑफ असेट इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो के रूप में दिखाया जाने का बात चल रहा है, नहीं दिखाया जाना चाहिए। नहीं तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज का मतलब ही क्या हुआ, एक्टिविटी बनाने का और मतलब ही क्या हुआ। और डायरेक्टर और ओपिनियन दे रहा है कि भाई ये तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे ऑपरेशन के ही काम आएगा। अरे पैसा आप इन्वेस्टमेंट से रियलाइज करो, यूज करो ना ऑपरेशन में, कौन मना करता है। पर जिस एक्टिविटी, देखियो कि नहीं वाला बात लिख के दिया वो लोग, कहां लिखा बोल तो, हाँ हाँ, अरे तो कौन यूज करने मना करता, आप करो ना ऑपरेशन में यूज। बट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो तो नहीं बना सकता ना। तो ये सारा बात पहले आप अकाउंटिंग में हाईलाइट कर दोगे। और क्यों ऑपरेटिंग, क्यों ये इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो है, क्योंकि आप अगर कोई रिसोर्स जो खुद कैश फ्लो जनरेट करता है उसका अगर सेल परचेज करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन भी दे दीजिएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जिसमें आप सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेते हो। वो होता क्या है, दे आर द रिसोर्सेस दैट जेनरेट कैश फ्लोस। इसको हाईलाइट कर देना। कैश फ्रॉम ऑपरेशन को अकाउंटिंग में कैश फ्रॉम ऑपरेशन को हाईलाइट कर देना कि वो आपका जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है उसका कैश फ्लो होना चाहिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका ऑपरेशन है। तो ये 5-6 अकाउंटिंग के पैराग्राफ बन गए। ठीक है। एथिकल की बात जब लिखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है कि इन जॉब है, देखो अलग अलग जॉब में है तो इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाली बात लिख देना और क्लॉज 1 जरूर लिख देना। क्लॉज 1 पार्ट 2। ठीक है। तो ये अपना कहानी बन गया। अब आइए इंस्टीट्यूट का आंसर रीड करते हैं। उन लोगों ने और एक्स्ट्रा क्या क्या हाईलाइट किया है अपन देख लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग का बात लिख दें, वो हम अपन बोले कि रॉन्ग है, विंडो ड्रेसिंग है, मिस्टेक है, वर्ड खाली हम लोग नहीं यूज किए। पहला लाइन लिखता है, इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट मैनेजमेंट मे वांट टू प्रेजेंट कंपनीज रिजल्ट इन फेवरेबल मैनर। Such an objective could be achieved by employing creative accounting techniques such as window dressing, or as can be seen in the case inaccurate classification। यहां पे भी इंसेंटिव का बात है क्या क्वेश्चन में? हाँ तो वो हाईलाइट कर देना। बोनस मिलने वाला है क्या उनको इंसेंटिव सीएफओ पे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। हाँ तो इसीलिए करना चाहता है, सेल साल को दिखाओ सीएफओ में।
आगे अकाउंटिंग की बात अब होने लगी, हाँ, जो अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पैराग्राफ. एज पर पैरा 16 ऑफ Ind AS 7, separate disclosure of cash flows arising from investing activity is important because this cash flow represent the extent to which the expenditures have been made for resources intended to generate cash flows या incomes. Only expenditures that result in a recognized asset in the balance sheet are eligible for classification as investing activities. Definition, huh? Example of such cash flows are receipt from sale of property, plant and equipment, intangibles and investments. आगे presenting proceeds of sale of investments and underutilized equipment as part of CFO gives a misleading picture of the financial statement. Operating cash flows are crucial for the long-term survival of the company, and a negative CFO, cash from operation, could be a possible indicator of cash shortage in the short term and possibly question a going concern assumption of the entity in the long run. Further, operating cash flows are recurring, whereas investing cash flows are one-off items. Operating investing का एक्स्ट्रा एक दो पैराग्राफ बना दिया इन लोगों ने. हाँ ठीक है, बट ये वाला बात तो अच्छा है ना कि ये रिकरिंग और ये नॉन रिकरिंग होता है. आप एक नॉन रिकरिंग को रिकरिंग वाले में डाल रहे हो, ये बात लिखा जा सकता है. और सीएफओ खराब को सीएफओ अच्छा करना, मेन कहानी यहां इंसेंटिव वाला है, आप इंसेंटिव को हाईलाइट करोगे. नेक्स्ट, इन द गिवन केस इट मे अपीयर दैट टू मीट कैश रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन द कंपनी इज सेलिंग investment and equipments. No problem. Selling equipment is not usually part of trading operations. Very nice. Such sales generate short-term cash flows and cannot be repeated on a regular basis. Fine. The proposed misclassification could be regarded as a deliberate attempt to mislead stakeholders about the performance and its future performance, which is unethical. अरे बोनस का बात लिखो भाई, इंसेंटिव का बात देख लिखा ही नहीं कहीं पे. वो लिखना है आपको. हेलो, छूट गया ऐसे. आगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव ए ड्यूटी. अब एथिकल का बात होने लग गया. चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव ए ड्यूटी नॉट ओनली टू द कंपनी दे वर्क फॉर बट ऑल्सो टू देयर प्रोफेशनल बॉडी, दैट इज ICAI, एंड टू स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी. प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रेजेंटेड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. हम लोग अकाउंटिंग में लिख देंगे ये वाला बात. आगे, एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, ये एथिकल में लिखेंगे. द अकाउंटेंट शुड फॉलो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, which includes preparing the financial statements in compliance with Ind AS. In case the accountant permits the treatment of the matter as proposed by the management, it would result in breach of the principle of professional competence and due care. The treatment may be permitted by the accountant. This treatment may be permitted by the accountant under the pressure from the, वही सब बातें, हाँ, मैनेजमेंट. आगे, ये जॉब वाला बंदा है क्या, जॉब में है क्या, इसीलिए ये वाला बात लिख रहा है. क्लॉज 5, 6, 7, 8 देख नहीं लिख रहा है. द चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड प्रिवेंट द मैनेजमेंट नॉट टू प्रोसीड with the aforesaid accounting treatment which violates Ind AS 7. In case management insists on continuing with their suggested treatment, the CA must bring this to the attention of the auditors. Otherwise, the CA would be subject to professional misconduct under Clause 1 of Part 2 of Second Schedule of the CA Act. Clause 1 states that a member, whether in practice or not, shall be deemed to be the guilty of professional misconduct if he contravenes any of the provisions of this Act or the regulations made thereunder and the guidelines. और guidelines बोलता है कि member should exercise due diligence and shall not be grossly negligent in the conduct of his duties. ये कॉमन एकदम लास्ट वाला लाइन को कंटिन्यूअसली सेम लिखा है, ये वाला पैरा इतना वाला. हाँ, और जॉब वाले में आप इसको जरूर लिखिएगा. जॉब वाले में ये वाला लाइन जरूर लिखिएगा. प्रैक्टिस वाले में 5, 6, 7, 8 जरूर लिखिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोनस वाला पार्ट कहाँ लिखा है सर क्वेश्चन में? इंसेंटिव था ना, कहीं पे डायरेक्टर को इंसेंटिव मिलने वाला था ना, बोला बच्चा लोग। फर्स्ट लाइन में देखिए, द डायरेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर एन इंसेंटिव कंप्यूटेड एज ए परसेंटेज ऑफ CFO। इसीलिए तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो था उसको ऑपरेटिंग का कैश फ्लो दिखा करके अपना बोनस का पोर्शन को बढ़ाना चाहता है वो लोग। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, 7 का इश्यू चेंज है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। 7 का टॉप वाला पार्ट सेम है कि ऐसे ऐसे करके उनको बोनस मिलने वाला है डायरेक्टर लोगों को। नीचे का जो इश्यू है वो अलग है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो उसी इश्यू से ही डिस्कस होगा ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला पार्ट, इसीलिए इसको हम करा रहे हैं क्लास में। बाप रे, देखिए कि नहीं, डेंजरस है। माने अकाउंटिंग का ज्यादा इंप्लीकेशन इसमें नहीं है, प्योर एथिक्स का बात है इसमें। तो देखिए कि नहीं, बाप रे, हम तो अभी पढ़े, डायरेक्टर लोगों को ज्यादा बोनस मिल जाए, इसके लिए एम्प्लॉय लोगों को जो डिस्क्रिशनरी बोनस ये लोग हमेशा देते आए थे उसको नहीं दिया जाए, और उसके बारे में जो कहानी है उसका डिटेलिंग जो है वो नीचे कर दिया जाए, जिसको लोग पढ़ते नहीं हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। जॉब में है बंदा कि माने CFO है ना, हाँ, तो जॉब में ही है, तो इसमें तो आप अकाउंटिंग वाला तो कोई बात इसमें आपको लिखना नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो वो वाला बात कि लीगल रिक्वायरमेंट अगर मेरा नहीं भी हो, बट अगर हम वो कई सालों से ऐसा बोनस दे रहे हैं तो सिर्फ एम्प्लॉय के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि भाई हमको, इसका क्या एक तो वर्ड है, क्या ऑब्लिगेशन, एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन और ये होता है, इसको क्या तो बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कि कंपनी का कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो है कि यहां उसको प्रोवाइड किया, लेकिन ये लोग तो उस ऑब्लिगेशन को के अगेंस्ट में लिख रहा है नीचे कि हम लोग मान रहे हैं कि आपको नहीं देना है। वही तो बोल रहा हूं, उसको बैड सेटिस्फैक्शन करके लिख देगा सब कुछ।
कि यू आर बैड 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 बैड, सो योर बोनस हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, वो सब हम पढ़ा नहीं, रुक जा, मेरे को देख लेंगे फिर एक बार। हाँ, तो अल्टीमेटली तो डिस्क्रिशन लेकर के बोनस नहीं देना चाहता है ना, यही तो कुल मिलाकर के बात है। हाँ ठीक है, कुल मिलाकर के बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ये एथिकल इश्यू है, जिसको हाईलाइट आपको करना जरूरी है। अकाउंटिंग वाली बात अगर आप इसमें लिखोगे तो खाली वही वाला बात लिखना कि भले आपका लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं भी था, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो था, इसके हिसाब से आपको प्रोविजन बनाना चाहिए था और आपकी लायबिलिटी बनती है। आप अपना लायबिलिटी को अवॉइड कर इसका पेमेंट को अवॉइड करना इसीलिए चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ जाए और उसके कारण फिर आप लोगों को बोनस ज्यादा मिल जाए। यही तो स्टोरी है। तो इस फोकस शुड बी मोर ऑन एथिकल इश्यू देन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 2 लाइन का खाली, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। और यहां पे तो थोड़ा सा ज्यादा ही गाली गलौज की कहानी बनती है। इन्होंने लिखा देखो, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन द फेयर ट्रीटमेंट of the employees, which in turn based on the ethical behavior of the management as well as how the same is perceived by the stakeholders. In the given case, the CFO has suggested not paying the discretionary bonus which the directors are considering, as it will enable the company to record profit of 2 crore. So the directors can get bonus. आगे thereby ensuring, लिखा thereby ensuring a bonus payout to the directors. The suggestion is not illegal at all, as the bonus is discretionary rather than statutory or contractual. In other words, the company has no legal obligation to pay the bonus to the employees. However, the reason behind non-payment of bonus is what gives rise to ethical issues. The suggestion by the CFO will have the aforesaid impact on reducing expenses and improving profits. हालांकि आपको लिखना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और वो वाला बात, ठीक है, लीगली आपका नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो है, वो एक पैराग्राफ जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, ऑन अ मॉरल ग्राउंड द सजेशन इज लाइकली टू हैव ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर द कंपनी. The employees would be dissatisfied that the bonus has been withdrawn, and further, when they would see that directors are withdrawing bonuses out of the profits arising on a saving of the bonus cost, it would have a negative impact on the employee morale, which would result in low employee satisfaction scores and poor retention rates, which are reported as a non-financial information in the financial statements. Companies are also under increasing pressure to reduce the wage gap between the management and its employees by not paying bonus. This matrix will be adversely impacted. ठीक ही लिखा है, बढ़िया से सजेस्ट अपना बात को. The CFO statement that above action will not negatively impact the company as it's a non-financial reporting indicator are not widely read by the users is misleading. The non-financial information is becoming increasingly important to the users of the financial statement as they care about the company's treatment to their employees and view it as being important in the long-term success of the company. आगे एथिक्स का बात अभी तक लिखा नहीं, सीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए चार्टर्ड, अब लिखा है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट he has a responsibility to exercise due diligence and clearly consider both financial and non-financial information
while discharging his professional duty. It would be unethical for the chartered accountant to guide the management on the matters which may result in any kind of disadvantage to the stakeholders. Further, a distinguishing mark of the accountancy profession is its acceptance of the responsibility to act in public interest. A CA's responsibility is not exclusively to satisfy the need of an individual client or an employee organization. Therefore, code contain requirement and application material to enable the CA to meet their responsibility in public interest also. और यहां तो public interest नहीं, ये तो शेयर एम्प्लॉई का हक मार के आप डायरेक्टर को दे रहे हैं. Hence, it is essential for CA to uphold the professional standards and act in accordance with the ethical principles by ensuring transparency and accuracy of financial reporting. क्लॉज 1 वाली बात तो लिखी जा सकती थी, आप लिख दीजिएगा उसको. चलो, ठीक तो फिर भी नहीं है. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो देखो फिर भी एग्जिस्ट करता है, बट अगर आप ये डिसीजन ही ले लें कि नहीं हम लोग नहीं देंगे, तो आप प्रोविजन नहीं बनाने से चलेगा. माने सच्ची में अगर आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, हाँ मैं समझ रहा हूं, अगर वैसा है तो नहीं देंगे. नो हार्म. क्वेश्चन नंबर 8. सर इस क्वेश्चन में इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वो वाला पॉइंट नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, अकाउंटिंग को लेकर के वैसा कुछ भी नहीं हुआ. सर अकाउंटिंग को लेकर नहीं, लेकिन नहीं उन्होंने, अरे मैं समझ गया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं डाला बोल करके उन्होंने नहीं लिखा. माने इट्स मोर ऑफ अ मोरल इश्यू, इसीलिए उन्होंने मोरालिटी का बात किया ज्यादा. नंबर 8 पढ़ो. ये अनुपम दोनों मोबाइल लाके दे तो. हाँ, और बैलेंस शीट के बाहर भी रहता है, मतलब फिनांस पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे एम्प्लॉय वैल्यूएशंस वगैरह बहुत चीजें रहती है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स वगैरह रहते हैं. फुल फॉर्म, हाँ, ऑडिट का भी कहानी बन गया उसमें. इंडिया में भी तो लॉन्च कर दिया, शायद अगला साल से हो जाएगा. वो इसीलिए तो ऑडिट है, एक्यूरेटली नापना मुश्किल है, तभी तो जजमेंट करके लिखना है.
बोलिए क्या किया? इंटरेस्ट फ्री लोन को कैश इक्विवेलेंट में दिखाने बोल रहा है। जो चीज एक फाइनेंशियल असेट है जिसका सेपरेट रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाना चाहता है। तो ऑब्वियसली प्योर मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। और अकाउंटिंग का जो हाईलाइट आप करोगे कि बैलेंस शीट का ये क्लासिफिकेशन में बड़ा कहानी है, लेकिन इसमें बोनस का कहानी कहां से बना रे? तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का स्टोरी कहां से बन रहा है? आप अगर कोई आइटम को कैश में दिखाओ या फाइनेंशियल असेट में दिखाओ, P&L में तो कोई इंप्लीकेशन है ही नहीं। तो इसमें बोनस का स्टोरी को ज्यादा हाईलाइट नहीं करके नहीं, तो लोन तो एनीवे रिपेएबल ऑन डिमांड है, तो आप तो अमोटाइज कॉस्ट पे ले जा भी नहीं सकते, नहीं समझे? क्लियर कट रिपेएबल ऑन डिमांड ही लिखा हुआ कि कुछ और बात भी लिखा हुआ है? द लोन इज रिपेएबल ऑन डिमांड ही तो लिखा हुआ है। तो इनकम का बात को हाईलाइट मत करना, ठीक है, बोनस की बात को भी हाईलाइट मत करना, खाली क्लासिफिकेशन की बात को हाईलाइट कर करके अकाउंटिंग इश्यूज में, यू गॉट द पॉइंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5, 6, 7 में डाल देना। प्रैक्टिस का है कि देख लो पहले, तो सीए को 5, 6, 7 में डाल देना, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा है ये पढ़ते हैं आगे। इंस्टीट्यूट ने ये वाला जो इतना बड़ा पार्ट डाला है ना, आप देखिए, आपको आगे चल पता चलेगा, ठीक है, मैं बोलता हूं। अच्छा, और एक बात है, ये भी डाल देना कि अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाते हो और लोन नहीं दिखाते हो, तो जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, बिकॉज डायरेक्टर्स की मैनेजमेंट पर्सनल में जाएगा, और आप अगर उसको कैश ही मान रहे हो कि दिए ही नहीं है लोन, तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर वाला पॉइंट को हाईलाइट करवा देना, नहीं समझे? और फाइनेंशियल असेट वाला लोन को लोन असेट में दिखलाना है, वो वाला बात हाईलाइट कराना। कैश इक्विवेलेंट किसी भी कीमत पे नहीं है ये, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कंडीशन को हाईलाइट करा देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, एडवांसेस नहीं। और ये भी हाईलाइट कराना कि भाई शॉर्ट टर्म एडवांसेस जो हम लोग देते हैं, जिसमें इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क अगर रहता है और नोन समय पे पैसा वापस मिलने का रहता है, तो हम लोग कैश इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। बट यहां पे डायरेक्टर तो बैड डेट भी कर सकता है, डायरेक्टर का तो रुपया भी डुबा सकता है ना यार। क्या फाइनेंशियल कंडीशन हुआ जब हम पैसा मांगने गए, तो उस हिसाब से भी आप इसको कैश इक्विवेलेंट नहीं दिखा सकते। अकाउंटिंग में ये सारी बातों को हाईलाइट करिएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन एज पर इंड AS 7, लोन को फाइनेंशियल एसेट दिखाने का बात एज पर इंड AS 109, ये क्यों कैश इक्विवेलेंट नहीं है? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है। इवन दो रिपेएबल ऑन डिमांड है, शॉर्ट टर्म है, पर रिस्क तो इन्वॉल्व है। ओके, ये सारा बात को अकाउंटिंग में हाईलाइट करवा देना, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर को हाईलाइट करा देना। ओके, पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा है। द डायरेक्टर्स, अकाउंटिंग का पार्ट, द डायरेक्टर्स हैव इंक्लूडेड द लोन मेड टू ए डायरेक्टर एज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, full stop. It appears that directors have misunderstood the definition of cash and cash equivalent, believing the loan as a cash equivalent. ये हम लोग हाईलाइट कर ही रहे हैं। As per Ind AS 7, cash equivalents are short-term, highly liquid investments, readily convertible into known amount of cash, which are subject to insignificant risk. However, the loan given to director is not in place to enable company to manage short-term cash commitments. It has no fixed repayment date and
the likelihood of director defaulting is also not known. So the classification of cash equivalent is inappropriate. वही अकाउंटिंग इश्यू में हाईलाइट करने बोले हम ये सारा बात. नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड द लोन शुड बी रिगार्डेड, देखो 109, इंस्टेड द लोन शुड बी रिगार्डेड एज ए फाइनेंशियल एसेट एज पर इंड AS 109. फर्दर इंफॉर्मेशन वुड बी रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द 75 लाख का फेयर वैल्यू. भाई लोन को तो फेयर वैल्यू पे लिखोगे, डिफरेंस को एम्प्लॉय बेनिफिट में लिखोगे, तो वो सब बात अवेलेबल नहीं है, हम लोग बात नहीं की. अदरवाइज इंस्टीट्यूट उसका भी बात कर रहा है. देखो, इट कुड बी सेड दैट द लोन विल नेवर बी रीपेड एंड अकॉर्डिंगली कुड बी रिगार्डेड एज ए कंपोनेंट of directors remuneration, and if so the same should be expensed and disclosed accordingly. अगर फेयर वैल्यू 0 है तो इंप्लॉय बेनिफिट का स्टोरी भी तो आ जाएगा ना. इंप्लॉय बेनिफिट मतलब प्रीपेड सैलरी. तो 109 हम लोग एक लाइन बोले, ये देखो और डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अगर उसका फेयर वैल्यू हो, मैं बोला ना, इट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर एज पर इंड AS 109. तो उसमें और हाईलाइट किया वो कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ द लोन मान लो 75 लाख से 40 लाख है, तो बाकी 35 लाख तो प्रीपेड सैलरी है ना. और अगर वो प्रीपेड सैलरी है तो फिर एक्सपेंस में बुक होना चाहिए ना. तो उस बात को भी हाईलाइट करना है. तो खाली इन एज पर इंड AS 109 नहीं लिख के थोड़ा और इलैबोरेट कर देना है. बोल बेटा. हाँ, तो वो लिख देना है आगे. Further, since the director is likely to fall in the category of KMP, the related party disclosure of Ind AS 24 is likely to be necessary. The treatment of, तीनों चीज बता दिया. अगला कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन, क्यों ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, फिनेंशियल एसेट एज पर इंड AS 109 एंड इंड AS 24. हम लोग जो बात किए उससे एक सूत्ता ज्यादा ही बोला. ये प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट वाला बात भी कर दिया. नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ लोन एज कैश ब्रीच्ड 2 फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं है और रेलेवेंस को बीट कर रहा है. आगे लिखता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट का 3 क्वालिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी. ये तो बात लिखने का जरूरत नहीं है, ये झूठ मूठ का लिखा है. ये वाला पोर्शन ऑनेस्टली कोई मतलब का बात, ये तो फिर तू कहीं भी लिख सकते हो. ये 3 लाइन तो हर क्वेश्चन में लिखा जा सकता है. जब आप इंड AS को वायलेट ही कर रहे हो तो फिर क्वालिटी का बात अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं है. हम लोग इसको अवॉइड करेंगे. आगे, देयर इज ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डायरेक्टर एंड कंपनी विच मैंडेट सेपरेट डिस्क्लोजर एज ए मिनिमम. फर्दर, issues with compliance of section 185 of Companies Act 2013 would arise, which is why probably the directors want to hide such loan. अच्छा, वही क्यों ऐसा कर रहा है, वो कंपनी लॉ में चला जा रहा है. The directors are responsible for the financial statements required by the statute and thus it is their responsibility to put right the errors that result in the finance. ये सब बातें लिखने की ऑनेस्टली कोई जरूरत नहीं है. हेलो, आप ऊपर लिख दिए हो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होना चाहिए, 109 के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए. ये सब बताने का दरकार नहीं कि डायरेक्टर क्यों लोन को कैश बताना चाहता है, यही सेक्शन वो सेक्शन, इसका जरूरत कंपनी लॉ तक जाने का जरूरत नहीं है. आगे, एज ए कंसल्टेंट आपकी क्या जिम्मेदारी है? एज ए कंसल्टेंट it becomes the responsibility to get financial statements rectified and guide the directors about the principles of Ind AS and the correct treatment in accordance with the standards. Otherwise he will be subject to professional misconduct under clause 6 and 7. 5 आप जरूर डालिएगा, 5, 6 and 7. 6 के बारे में जो लिखना है वो लिखा, 7 के बारे में जो हमेशा लिखते हैं वो लिखे. 5 भी एक मटीरियल फैक्ट है. हेलो, मिस स्टेटमेंट भी है
और मटेरियल फैक्ट वाली बात भी लिखिएगा। हम लोग को हमेशा नहीं लगता 5 और 6 सेम है, 5 और 6 सेम है। आप 5, 6, 7 तीनों लिखिएगा। क्यों नहीं जाएगा? हाँ, अच्छा, इस तरह से बोल रहे हो कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है, बट ये इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज नहीं है ना कि डायरेक्टर का लोन है। तो आप 5, 6, 7 तीनों लिखिए। चलिए, अब 2 क्वेश्चन बचा हम लोगों का। क्या क्या बोलो? क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, खुद पढ़ लोगे? मैं छोड़ दूं क्लास को? समझ में तो आई गया चीज कुल मिलाकर के लिखने का तरीका। 9 एंड 10 दोनों का आंसर आपको दिया हुआ है, आंसर बुक में भी है। 9 एंड 10 आप बुक से पढ़ लो। हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके, सो सुंदर सा डिस्कशन है इस तरह का। लेकिन चैप्टर का जरूरत क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि अवॉइड किया जा सकता था। अकाउंट्स में हार्डकोर अकाउंट्स का बात करना ज्यादा बेटर होता, ये सब बात करने की बजाय। इट्स व्हाट माय थिंकिंग। चलिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद स्टडी मैट से रीड कर लेना है। सो अपना 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। फ्राइडे मिलते हैं, मैं बताऊंगा आपको फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे। बहुत ही वो पढ़ाई नहीं पाएंगे हम, देखते हैं, हम बताते हैं फ्राइडे को क्या करना है।